वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। आप ऐसे करें जरा 2-3 मिनट इंतजार कर लें, कोई और बच्चे जो हैं वो आ जाएं, फिर स्टार्ट। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलें जी, शुरू करते हैं, बाकी फिर आते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है हम जनरल साइंस का एनर्जी चैप्टर 6 है, और सॉरी चैप्टर 8 है, यूनिट 8, और दूसरा लेक्चर है ये इसका। अच्छा जी, तो सबसे पहले है केमिकल एनर्जी क्या होती है। क्या है केमिकल एनर्जी, क्या होती है? केमिकल एनर्जी इज ए फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कहते हैं ये एक पोटेंशियल एनर्जी की किस्म है। इट इज स्टोर इन फूड, ये फूड में होती है, बैटरीज में, एंड फ्यूल सच एज कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस। ये कल भी हमने इसको डिस्कस किया था। फूड, फ्यूल्स एंड बैटरीज रिलीज केमिकल एनर्जी। अब ये जो खुराक है ये भी केमिकल एनर्जी रिलीज करती है, जो हमारे जिस्म को आती है। फ्यूल आपको पता है गाड़ी वगैरह में जो डालते हैं, बैटरीज में भी होता है ये सारे क्या है, एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की वजह से ये केमिकल एनर्जी रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? केमिकल एनर्जी रिलीज करते हैं। अच्छा जी, स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर इन द ऑब्जेक्ट। ये ऐसी एनर्जी होती है जो मुख्तलिफ चीज़ों में स्टोर होती है बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। फोर्स लगाने के बाद, जैसे कंप्रेस स्प्रिंग, आप स्प्रिंग को कंप्रेस करें या खींचे तो उसमें एनर्जी आ जाती है। ठीक है, कंप्रेस स्प्रिंग और स्ट्रेच रबर बैंड, आप रबर बैंड को खींचे, ठीक है, उसमें भी क्या आएगी, एनर्जी आ जाती है। पोजेस स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी, तो ये इसमें स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी आ जाती है। ठीक है बच्चों, यानी आप कोई स्प्रिंग है उसको कंप्रेस करें या बाहर की तरफ खींचें तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? एनर्जी स्टोर हो जाएगी, जिसको स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी। या इसके अलावा आपके पास रबर बैंड्स हैं, उसको आप खींचे हैं, जैसे वो आप, मुझे याद है बात छोटी क्लास में बच्चे चला रहे होते हैं, उन्हें रोकते हैं नहीं, किसी को तंग नहीं करें, तो उसमें एनर्जी होती है, इसमें वो आप कागज़ लगा के फेंकते हैं, दूर जाता है, पता है ना आपको। ठीक है, तो आपको रोकते हैं हम कि ऐसा ना करें, क्योंकि वो किसी कान पे लगेगा तो वो उसको तकलीफ होगी। अच्छा, इसके बाद है ग्रेविटेशनल एनर्जी। ज़मीन की पुल की वजह से जो एनर्जी होती है, ज़मीन अपनी तरफ मुख्तलिफ चीज़ों को खींचती है। जैसे आप जहाज़ से पैराशूट के ज़रिए जंप लगाएं तो वो नीचे आएगी पैराशूट। ठीक है, और इसके अलावा आप क्या करें, सेब वगैरह
अगर या आम दरख्त से गिरता है तो वो भी नीचे आता है, क्योंकि ज़मीन उसको खींच रही होती है अपनी तरफ, तो वो किसी बुलंदी पे होता है क्या होता है, किसी बुलंदी पे होता है। इसकी वजह से क्या है कि उसमें एनर्जी स्टोर हुई होती है और वो ज़मीन पे आके पड़ता है, ठीक है। तो उसको हम ग्रेविटेशनल एनर्जी कहते हैं। ग्रेविटेशनल एनर्जी इज एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स हाइट। When we raise a brick up to some height, अब कहता है हमारे पास एक ब्रिक है, ब्रिक का मतलब वो ईंट नहीं होती जिससे घर बनाते हैं, तो वो है, तो हम उसको ऊपर कुछ फेंकते हैं, इट पोजेसेस ग्रेविटेशनल एनर्जी। इसमें क्या होता है, ग्रेविटेशनल एनर्जी होती है। अच्छा, अब ये देखें, एक बच्चा जो है ना ऊपर से वो क्या कहते हैं, जंप लगाएगा, पहाड़ से कह लें, कोई है टीला सा, वो नीचे जा रहा है, तो इसमें भी ग्रेविटेशनल एनर्जी होगी। कहाँ गया? अच्छा, ये देखें, ये बच्चा जो है यहाँ से स्लाइड करेगा नीचे की तरफ, ये कर रहा है, तो ये इसमें जो एनर्जी स्टोर हो गई है वो क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। क्या है ये? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, समझ आया? इसके बाद है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी इज एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये किसी एटम के न्यूक्लियस में एनर्जी होती है। वो कितनी होती है? अगर आप एटम को तोड़ें तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलेगी। न्यूक्लियस को तोड़ें एटम के, हर एक को नहीं, सिर्फ यूरेनियम को तोड़ें तो सिर्फ एक न्यूक्लियस टूटने से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी खारिज होती है। कितनी खारिज होती है? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ आपके दिया नहीं हुआ तो मैंने वैसे ही बता रहा हूँ कि ताकि आपको पता चल जाए। तो इसलिए वो अगर आप उसका तकरीबन 200 ग्राम ले लें यूरेनियम, सिर्फ 200 ग्राम, छोटा थोड़ा सा ही होता है, तो वो आपके घर की पूरा साल बिजली चलाएगा। सिर्फ 200 ग्राम अगर आपको मिल जाए और आप उसको, उसका रिएक्टर बना लें छोटा सा, ज़ाहिर है आप तो नहीं बना सकते, मैं वैसे कह रहा हूँ, तो वो रिएक्टर जो है आपको बिजली देगा आपके घर को 1 साल तक पूरे फ्री बिजली। ठीक है, तो उसको हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर एनर्जी। तो वो क्या होता है वो अभी आगे आपको बताता हूँ कि न्यूक्लियस टूटता है यूरेनियम का, और जब आप उसको तोड़ेंगे ऐसे नहीं, वो उसके ऊपर हम न्यूट्रॉन गिराएंगे एक। ठीक है, न्यूट्रॉन जो एटम हम बनाने में भी इस्तेमाल होता है, न्यूट्रॉन गिराएंगे एक एटम के ऊपर तो वो टूट जाएगा। ठीक है, और 3 न्यूट्रॉन और निकलेंगे, वो आगे कोई एटम पड़ेंगे उनको तोड़ेगा। ये खैर आगे लंबी कहानी है, तो कहानी नहीं है, फैक्ट है, एक्सपेरिमेंटली ऐसा किया गया है। कहानियाँ तो बाज़ झूठी भी होती हैं, तो क्योंकि आपके कोर्स में नहीं है, बस यही बताना है कि एटम के न्यूक्लियस के टूटने से जो एनर्जी खारिज होती है उसको न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। ठीक है, सिर्फ 200 ग्राम अगर आप यूरेनियम ले लें तो वो आपके घर की पूरा साल बिजली फ्री देगा, तो इतनी एनर्जी उसमें से निकलती है। वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन बी रिलीज। भी एक एटम टूटने से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती है, और वो एटम नज़र भी नहीं आते हैं, माइक्रोस्कोप से भी नहीं नज़र आते। व्हेन ए न्यूक्लियस ऑफ एन एटम स्प्लिट्स, कहते हैं जब न्यूक्लियस ऑफ एटम जो है वो टूटता है, स्प्लिट अप होता है, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी जो खारिज होती है। वैसे मुझे यहाँ लिख देना चाहिए 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू एनर्जी रिलीज। वैसे आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, चलो आप ज़ुबानी याद रखें ताकि आपको जो है ना आइंदा काम आएगा ये। अच्छा, ये देखो इसको, तो इसमें न्यूक्लियर एनर्जी कैसे है, ये एटम है, इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करें बाहर, दरमियान में न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी इज रिलेटेड व्हेन न्यूक्लियस स्प्लिट अप। जब ये दो में टूटता है तो इसमें से एनर्जी निकलती है, या ये मिलता भी है, तो ये अलग कहानी है, क्योंकि इधर नहीं दिया, इधर U236 है। ठीक है, ये यूरेनियम था, दोबारा दिखाता हूँ, क्या ये यूरेनियम है, क्या ये U236 ये यूरेनियम है।
जब इसके ऊपर न्यूट्रॉन आके गिरेंगे ये 2 में तब्दील हो जाएगा, 2 पार्टिकल बन जाएंगे और 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो खारिज होगी। तो जब हम कहीं एटम बम चलाते हैं तो वहाँ पे भी ये एनर्जी जो है हम इसी को यूरेनियम को इस्तेमाल करते हैं एटम बम के अंदर, लेकिन एक्चुअली हम इसको कंट्रोल कर लेते हैं और न्यूक्लियर रिएक्टर बनाते हैं जहाँ इसकी एनर्जी हम बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो मैं दे सकता था, वीडियो देने लगा था, लेकिन मैंने सोचा कि आपके कोर्स में भी नहीं है, नहीं तो मैं वो वीडियो जो है ना वो भी दे देता। तो किस तरीके से अगर आप कहेंगे तो मैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में दे दूंगा, ठीक है। तो ये यूरेनियम जब टूटता है तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी खारिज होती है, ठीक है। तो इसको हम बिजली पैदा करने के लिए फिर अपने ज़राए से इस्तेमाल करते हैं, बजाय एटम बम में इस्तेमाल करने के हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब ये कहते हैं ये बड़े मुल्क हैं जहाँ हम एटॉमिक एनर्जी से बिजली पैदा कर सकते हैं। अच्छा, न्यूक्लियर पावर प्रोवाइड मोर देन, अब कहते हैं कि 14% बिजली जो है ना, इलेक्ट्रिसिटी, ये वो हम कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं बिजली पैदा करने के लिए? 14% इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये कह रहा है कि टिल डेट एनी टू न्यूक्लियर वेपन्स हैज बीन यूज्ड एज पार्ट ऑफ वॉरफेयर। कहते हैं जंग के अंदर 2 एटम बम इस्तेमाल किए गए हैं, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी निकली, पूरा शहर तबाह हो गया, हिरोशिमा और नागासाकी, ये नाम भी लिखा हुआ है। बात समझ आ रही है? तो ये भी न्यूक्लियर एनर्जी थी, ठीक है बच्चों, क्लियर। सन इज प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, अब सूरज भी बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा करता है, तो यहाँ पे वो कहता है हाइड्रोजन 2 मिलके हीलियम बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? हीलियम, और बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो खारिज होती है सूरज के ऊपर। तो वहाँ पे भी हर वक्त जो है वो न्यूक्लियर रिएक्शन या एटॉमिक एनर्जी जो है वो इस्तेमाल हो रही है। सूरज की रोशनी कभी भी डिम नहीं होती, उसकी वजह क्या है? या हीट कभी भी डिम नहीं होती कि कोई 100 साल बाद जो है सूरज जो है वो क्या हो जाएगा, डाई आउट हो जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भी बार बार न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहे हैं, न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो पैदा हो रही है। वहाँ पे 2 हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनाते हैं, ये हीलियम का फार्मूला है He, हाइड्रोजन का H होता है। तो वो फिर पता नहीं कितने जो है यहाँ पे धमाके जो है वो इसके हो रहे हैं, न्यूक्लियर एनर्जी के धमाके हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये डाई आउट नहीं करता, ठीक है बच्चों। तो ये न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में था। अब है टेक ए फ्यू पीस ऑफ चॉक एंड पुट देम ऑन द ग्राउंड। कहते हैं आप चाक लेके उसको ज़मीन पे गिराएं, लाइक ए ब्रिक, एक जैसे आप कोई ईंट गिराते हैं, ठीक है। आप कहते हैं इसको कुछ हाइट तक ले जाएं एंड ड्रॉप इट ऑन द चाक पीस। सॉरी, ये कह रहा है आप कुछ टुकड़े लें चाक के, उसे ज़मीन पर रखें, और एक ब्रिक लें, यानी आप क्या करें, एक ईंट लें और इसको चाक के ऊपर गिराएं। अब क्या होगा? जाहिर है चाक के टुकड़े नीचे पड़े हुए हैं, तो ईंट उसके ऊपर गिरेगी तो वो टूट जाएंगे। क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो एनर्जी स्टोर थी किसके अंदर, ब्रिक में, उनकी वजह से चाक के जो टुकड़े थे वो मजीद उसके पीसीज हो गए। क्या हो गए? मजीद पीसीज हो गए, क्योंकि उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी छुपी हुई थी। क्या छुपी हुई थी? पोटेंशियल एनर्जी छुपी हुई थी। अच्छा जी, व्हाट हैपन? द चाक पीसेस ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस। चाक पीसेस मजीद छोटे हो गए, टूट गए। क्यों? क्या हुआ? उसकी वजह ये है कि एनर्जी जो है, जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो जाके लगी है किसको? ईंट लगी है जाके पीसेस को, और पोटेंशियल एनर्जी की वजह से जो है वो किनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई है पोटेंशियल एनर्जी, और वो सारे जो पीसेज हैं वो टुकड़े टुकड़े हो गए एनर्जी की वजह से। किसकी वजह से? पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। अच्छा, इसके बाद है व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट? इस एक्सपेरिमेंट से आप क्या सीखते हैं, ठीक है। ए रेस्ड ब्रिक इज एबल टू डू वर्क। अब वो कहता है जो हमने एक ईंट को ऊपर उठाया था वो काम कर सकती है, बिकॉज इट पोजेस पोटेंशियल एनर्जी। इसमें क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होती है, ठीक है। बात समझ आई? जो हमने ऊपर एक ईंट उठा के ऊपर ले गए, फिर उसको गिरा दिया, जिसकी वजह से चाक के टुकड़े टुकड़े मजीद टुकड़ों में चेंज हो गए,
तो वो कह रहा है इसमें पोटेंशियल एनर्जी है और ये काम कर सकती थी, ठीक है। जब हमने ईंट को उठाया फिर उसमें पोटेंशियल एनर्जी आई है, अदरवाइज वो जमीन पे पड़ी हुई थी, उससे कुछ नहीं होता, ठीक है जी। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अच्छा जी, इसके बाद है जी सेकंड, किनेटिक एनर्जी क्या होती है। एनर्जी इन ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड किनेटिक एनर्जी। जो चीज़ हरकत कर रही है ना, उसमें जो एनर्जी होती है वो क्या कहलाती है, किनेटिक एनर्जी कहलाती है। क्या कहलाती है, किनेटिक एनर्जी कहलाती है, ठीक है बच्चों। किसी जिस्म की मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम किनेटिक एनर्जी कहते हैं। अब ये देखें, ए मूविंग बस पोजेस किनेटिक एनर्जी। तो ये एक बस मूव कर रही है, बहुत सारी मूव कर रही है, तो वो कह रहा है इनमें क्या है, किनेटिक एनर्जी मौजूद है। ये देखें इन सब में, या बसेज जो जा रही हैं इनमें क्या है, किनेटिक एनर्जी जो है वो क्या है, मौजूद है, ठीक है बच्चों। ये एक एग्जांपल आपको दिखाई। आगे है रनिंग टैप वाटर पोजेस किनेटिक एनर्जी। अब ये पानी जो है वो चल रहा है, तो इसमें भी कहता है कि किनेटिक एनर्जी मौजूद है। क्या मौजूद है, किनेटिक एनर्जी मौजूद होती है। बात समझ आ रही। तो इसमें क्या है, इसमें भी किनेटिक एनर्जी मौजूद है, क्लियर। रनिंग टैप वाटर जो होता है इसमें किनेटिक एनर्जी मौजूद होती है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। The amount of kinetic energy depend on the mass of object। कहता है इसका इन्हिसार किसी जिस्म के मास पे। अब जितनी बॉडी बड़ी होगी ना उसमें, और स्पीड पे भी इसका इन्हिसार है। अब ये देखिए, मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक ट्रक है और वो और एक साइकिल एक ही स्पीड से आ रहे हैं। क्या है, एक ही स्पीड से आ रहे हैं। जो ट्रक है उसका मैस बहुत ज्यादा है। क्या होता है, उसका मैस बहुत ज्यादा है। आपको पता है मैस क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर इन ए बॉडी। किसी जिस्म में जो मैटर होता है उसको हम मैस कहते हैं। क्या कहते हैं, मैस कहते हैं। और वो एक ही स्पीड से आ रहे हैं। अब साइकिल तो आप किसी तरीके से रोक लेंगे, लेकिन ट्रक को नहीं रोक सकते, क्योंकि उसकी किनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। उसकी किनेटिक एनर्जी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। ए ट्रेन ए ट्रेन हैज मोर किनेटिक एनर्जी देन ए कार। अब ट्रेन है, उसकी किनेटिक एनर्जी, क्योंकि उसका मैस ज्यादा है, तो कार का मैस ट्रेन से कम होता है, तो उसकी किनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। मूविंग एट द सेम स्पीड, अगर वो सेम स्पीड से जा रहे हैं दोनों, कार और ट्रेन, तो ट्रेन का मैस बहुत ज्यादा होता है कार की निस्बत, इसलिए उसकी किनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। अच्छा, वर्ल्ड इज फुल ऑफ मूवमेंट, मूविंग ऑब्जेक्ट हैव किनेटिक एनर्जी। अब ज़ाहिर है जितने ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहे हैं, वो सबकी जो एनर्जी होती है उसको हम क्या कहते हैं, किनेटिक एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, किनेटिक एनर्जी। अब ये देखें, द मूविंग एयर और विंड हैज किनेटिक एनर्जी, इट कैन मूव लीव्स एंड ट्विग्स ऑफ ट्री, ठीक है। और कहते हैं ये पत्तों को और जो शाखें वगैरह दरख्त की होती है उनको मूव कर सकती है। ये देखिए बड़ी तेजी से हवा चल रही है। अब इसमें क्या है कि, ठीक है बच्चों, ये बड़ी तेजी से हवा चल रही थी और इसमें क्या था, किनेटिक एनर्जी हवा के अंदर जो है मौजूद होती है। ये आपको एक्सपीरियंस है। अच्छा जी, फ्लोइंग वाटर इन ए रिवर कैन मूव थिंग्स इन इट। अब जो पानी है वो वो भी मुख्तलिफ चीज़ों को लेके जा सकता है दरिया के अंदर, रिवर के अंदर। इट हैज़ किनेटिक एनर्जी। ठीक है बच्चों। अब ये जो दरिया है, अब ये भी बहुत सारी लकड़ियों को और चीज़ों को अपने साथ साथ मूव करता रहता है, तो इसका मतलब इट हैज़ किनेटिक एनर्जी। इसमें क्या है, किनेटिक एनर्जी मौजूद है। अच्छा, इसके बाद है हीट एनर्जी। क्या है, हीट एनर्जी। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल विद इन द सब्सटेंस, ठीक है। ये कहता है कि एनर्जी की फॉर्म है और किसी चीज़ के अंदर जो पार्टिकल है उसको मूव करवाते हैं ये, हीट, ठीक है। तो बाद में मूवमेंट हमें नज़र आती है, बाद में मूवमेंट नज़र नहीं आती। जैसे आप ये देखें कि
पानी अगर आपने चाय बनाने के लिए रखा हुआ है तो उसमें आपको थोड़ी देर बाद वो उबलने लग जाएगा, तो मूवमेंट पार्टिकल की नजर आएगी। पार्टिकल तो नहीं नजर आएंगे, लेकिन पानी मूव करने लग गया तो हमें पता चलेगा कि मूवमेंट हो रही है पार्टिकल की। ठीक है, तो ये एनर्जी की वजह से, हीट एनर्जी की वजह से ऐसा पॉसिबल होता है। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास ये पार्टिकल है, कोई वाटर है। ठीक है, तो ये हमेशा मूव कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? मूव कर रहे होते हैं। तो अगर हम इसको हीट करें तो इनकी मूवमेंट क्या हो जाएगी? तेज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मूवमेंट स्पीड अप हो जाएंगी। क्या हो जाएंगे? ये स्पीड अप हो जाएंगे। और जितनी मूवमेंट आप पार्टिकल को इसको एनर्जी देते जाएंगे, इन पार्टिकल की मूवमेंट जो है वो क्या होगी? बढ़ती जाएगी। ठीक है बच्चों। अच्छा, व्हेन वी हीट अप एन ऑब्जेक्ट इट्स पार्टिकल मूव एंड कोलाइड फास्टर। अब इसके पार्टिकल जो है मूव करते हैं और तेजी से टकराते हैं। क्या है वो? तेजी से टकराते हैं एक दूसरे के साथ। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे एक और देखते हैं इसमें क्या है। अब ये देखें, दो ब्लॉक है, एक हॉट ब्लॉक है। ठीक है, हीट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक हॉट ब्लॉक है और एक कूल ब्लॉक। कहता है हीट एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। अब हमने कूल जो ठंडा ब्लॉक है वो हॉट जो ब्लॉक है उसके ऊपर रख दिया। क्या होगा? टेम्परेचर जो है फ्लो करने लग जाएगा किस तरफ? हॉट से कूल की तरफ। और कूल जो है वो वार्म अप होना शुरू हो जाएगा, इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, इसका टेम्परेचर क्या है? कम होना शुरू हो जाएगा। एक स्टेज आएगी, दोनों बराबर हो जाएंगे। क्या आ जाएगी? दोनों बराबर हो जाएंगे। एनर्जी इज द फॉर्म, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लो फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। अच्छा, तो इसको हम काइनेटिक एनर्जी ही कहते हैं। क्या कहते हैं? ये काइनेटिक एनर्जी की ही फॉर्म है। तो टेम्परेचर किसके बराबर हो जाएगा? एवरेज काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? हीट फ्लो ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्या है ये? हीट फ्लो ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। बात समझ आ रही? पहले आपने इसको रखा, ये ऊपर जो ब्लॉक था ये ठंडा था, नीचे वाला गर्म था, हॉट था। ठीक है, तो हीट फ्लो करने लग जाएगी फ्रॉम हॉट टू कूल बॉडी। दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। हीट फ्लो इन व्हाट डायरेक्शन है? विच डायरेक्शन? कौन सी डायरेक्शन में हीट ने फ्लो किया? फ्रॉम हॉट टूवर्ड द कूल। ठीक है, हॉट से किस तरफ गई है? ये कूल की तरफ गई है। और फिर एक स्टेज आती है, ऐसा ऐसा दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। ये देखें, थर्मामीटर भी लगा हुआ है यहाँ पे, इधर भी लगा हुआ है, तो इसकी वजह से इनका टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। थोड़ा आगे चलते हैं। अच्छा, ये देखिए, हॉट टू कूल बॉडी की तरफ हीट जो है वो फ्लो की है। तो पार्टिकल लेवल पे क्या होगा वो हम देखते हैं। ठीक है, अब पहले ये हॉट था, फिर क्या हो गया? ये कूल हो गया। तो जब हीट फ्लो करके ऊपर गई है तो पार्टिकल लेवल पे अब ये आपको बताएगा दोनों के पार्टिकल मूव कर रहे थे। अब ये नीचे जो रेड है ये हीट पार्टिकल, यानी इसमें हीट ज्यादा है, ऊपर क्या है? कम है। तो ये ऐसा ऐसा क्या करेंगे? अपनी एनर्जी जो है ऊपर ट्रांसफर करना शुरू कर देंगे दूसरे पार्टिकल को। ठीक है, क्या है? ये अपनी एनर्जी ट्रांसफर करना शुरू कर देते हैं। ये देखिए, उसके साथ स्ट्राइक करते हैं और अपनी एनर्जी जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं। पहले इनकी एनर्जी कम होती है, फिर वो उनकी एनर्जी ज्यादा होती है। ऐसा ऐसा ये इनकी एनर्जी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। जो ऊपर पार्टिकल है इनकी एनर्जी क्या है? बढ़ना शुरू हो जाती है। एक स्टेज आती है, दोनों की एनर्जी जो है वो क्या होती है? बराबर हो जाती है। दोनों की एनर्जी क्या होती है? बराबर हो जाती है। ठीक है, बात समझ आई? यानी हीट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह, हॉट से कूल बॉडी की तरफ फ्लो करती है। ऐसा ऐसा जितने पार्टिकल हैं सारे क्या हो जाते हैं? बराबर एक ही लेवल पे आ जाते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, अब हीट कुक्स आवर फूड, ये तो आपको पता ही है। चलो, मैंने इधर भी एक थोड़ी सी वो आपको समझाने के लिए, ये देखो, हीट जो है वो क्या है? हमारे खुराक को कुक करती है, पकाती है, जिससे हम जो खाना वगैरह पकाते हैं। नीचे आग जल रही होती है और ऊपर जो है हमने किसी चीज़ के अंदर अगर बारबेक्यू करते हैं तो ऐसे ही पड़ा होता है खाना वगैरह हमारा। ठीक है, नहीं तो हम किसी चीज़ के अंदर उसको डाल के कुक करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हीट जो है वो हमारे फूड को क्या करती है? कुक करती है। अच्छा जी, इट चेंज सॉलिड इनटू लिक्विड एंड लिक्विड इनटू वेपर्स। तो ये क्या करती है? हीट सॉलिड को लिक्विड में चेंज करती है और लिक्विड को वेपर में चेंज करती है।
ठीक है बच्चों। अच्छा जी, अब इसमें देखते हैं। तो ये हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर है। देखिए इसमें मुख्तलिफ स्टेट होती हैं। एक हमारे पास वाटर टाइप है कोई चीज़, दूसरा जो है सॉलिड है, ठीक है, और तीसरा जो है वो क्या है, गैस है। ये देखें, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है, ठीक है। 3 स्टेट होती हैं। अगर आप इसको हीट करते हैं तो ये आपको पता है कि पहले क्या होता है, ये सॉलिड था, फिर लिक्विड बन गया, फिर गैस बन जाएगा हीटिंग करने पर। लेकिन जब आप इसको ठंडा करते हैं तो जैसे बर्फबारी होती है, सारा हवा में जो पानी है वो क्या हो जाता है कि सॉलिड बन जाता है, ठीक है, वेपर जो होते हैं, ठीक है। हीटिंग से क्या है, गैस बनेगी। कूलिंग से क्या हो जाएगा, वो हमारे पास कूलिंग से वो दोबारा सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। ये सॉलिड के पार्टिकल दूर दूर इकट्ठे हैं और ये कुछ दूर दूर, ये देखो गैप है इसमें, लिक्विड के पार्टिकल में गैप होता है, ये देखें क्या है, गैप होता है। लेकिन जो हमारे पास गैस के पार्टिकल हैं वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। रैंडमली का मतलब बेतरतीबी से मूव कर रहे होते हैं, ठीक है बच्चों, बात समझ आ रही है। तो ये किस तरीके से हमारे पास ये पार्टिकल दोनों के, तीनों के 3 फॉर्म है ना, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो तीनों के पार्टिकल किस तरह से मूव करते हैं वो आपको मैंने दिखाया है, ठीक है। अब ये सन इज ए मेजर सोर्स ऑफ हीट फॉर अस। अब सूरज जो है वो सबसे बड़ा जरिया है हमारे लिए। ये मेन जितनी भी हीट आ रही है सूरज की वजह से आ रही है, ठीक है, सन की वजह से आ रही है। ये देखें, ये सन है ये हमारी अर्थ है। तो यहाँ से हीट जो हम तक पहुँचती है, जिसकी वजह से हम और पौधे और बाकी चीज़ें जिंदा है, ठीक है। अगर ये हीट नहीं पहुँचेगी तो हम जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते। हम क्या हो जाएंगे कि यानी कि ख़त्म हो जाएंगे। तो ये इसके ऊपर पहले भी मैंने बताया कि ये बहुत बड़े बड़े न्यूक्लियर धमाके हो रहे होते हैं इसके ऊपर, तो जिसकी वजह से इसकी हीट जो है वो डाई आउट नहीं करती, यानी ख़त्म नहीं होती, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना लेक्चर काफ़ी था। अगर किसी बच्चे ने कोई पूछना है तो पूछ सकता है। हाँ जी, ये अमाद क्या पूछ रहे हैं? हाँ जी, इमाद क्या पूछ रहे हैं? हेलो इमाद, क्या पूछ रहे हैं? यस सर। सर मैंने ये पूछा था कि ये जो आप आज का जो आपने हमें लेक्चर दिया है इसमें से ये जो क्या कहते हैं, आज ये वाला लेक्चर क्या आप रिकॉर्ड करके वापस भेज देंगे? मैं रिकॉर्ड करके अभी थोड़ी देर बाद अपलोड कर दूंगा, आप फिर वहां से दोबारा देख लें। पहले नहीं आप देखते? तो सर सर में पहले भी क्वेश्चन आंसर देखा। लिखने भी हैं। नहीं, अभी लिखना नहीं, तो अच्छे तरीके से आप समझ लें, वहाँ पढ़ लें और कुछ अहम पॉइंट अपने पास नोट कर लें जो आप जेहन में रखने हैं आपने, ठीक है। यस सर। और इसके अलावा वो ग्रेविटेशनल ओके पोटेंशियल। ओके सर। ओके ओके सर, ओके। ओके सर।